कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। संभल दंगों को लेकर जमकर सियासत हुई, लेकिन अब संभल का ही 47 साल पुराना एक दंगा विवादों की वजह बना हुआ है। दरअसल दिसंबर 1993 की यूपी के न्याय विभाग की एक कथित चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और दावा है कि मुलायम सिंह सरकार के दौरान यूपी सरकार ने संभल दंगों से जुड़े हुए 8 केस वापस लेने का आदेश दिया था। एक तरफ ये चिट्ठी वायरल हुई तो दूसरी तरफ उसे दंगे के पीड़ितों ने फिर से जांच और पूरा न्याय दिलाने की गुहार लगानी शुरू कर दी। वहीं बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी पर हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने तो आजम खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सवाल यह है कि संभल का दंगा 47 साल बाद क्यों पंगा, और बीजेपी विधायक के आजम पर आरोपों का सच क्या है? आज इसी पर होगी महाबहस। पहले ये रिपोर्ट। संभल का दंगा 47 साल बाद पंगा। हमारे पिताजी के मामा थे, मामा बनवारी लाल, उनकी उन्हें जिंदा जला दिया था। मुलायम सिंह वापिस ले लिए तो किसी दबाव में ले लिया होंगे। उनका तो था ही मुस्लिम अपीजमेंट। मुलायम लोगों को न्याय मिले, जो भी पीड़ित है, जो भी बच गए हैं, उनको न्याय मिले तो अच्छा है। पीड़ितों की मांग, चाहिए 78 का इंसाफ। हमारी सरकार इस मुकदमे को खोलती है तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए और जिनको जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। बहुत से लोगों को अभी पूरा मुआवजा भी नहीं मिला है और जो लोग मुआवजा मिला है वो उस वक्त की सरकार ने बहुत मानक कम तय किए थे। बीजेपी विधायक का वार, आजम संभल के गुनहगार। 1978 के दंगे करवाने से लेकर और उनके आरोपियों को छुड़वाने तक अगर किसी एक व्यक्ति का हाथ है तो वो है आजम खान। देखिए, 1978 में संभल में दंगे होते हैं, 184 हिंदुओं की जान चली जाती है, जिंदा जला के उनको मार दिया जाता है। सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी होती है न्याय की, लेकिन एक ऐसे उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तुष्टीकरण वाली सरकार, जो अपराध और अपराधियों को आभूषण की तरफ प्रयोग करती है। संभल दंगों का इंसाफ। और वक्त महाबहस के सवालों का जिन पर फोकस है आज की पूरी डिबेट। तो सवाल ये, संभल का दंगा 47 साल बाद क्यों पंगा? 47 साल बाद जो चिट्ठी वायरल हुई है जिसमें दावे किए गए हैं कि उस वक्त के जो आरोपी थे उन पर से सपा सरकार ने केसेस वापस लिए, उसके बाद इस इंसाफ की लड़ाई को और ज्यादा भड़का दिया है इस चिट्ठी ने। पीड़ितों की मांग 78 का कब इंसाफ? 78 में जो दंगे हुए, जिन लोगों को जिंदा जला दिया गया, जिन्होंने अपनों को खोया, आज उनकी पीढ़ियां मांग कर रही हैं कि इंसाफ कब मिलेगा ऐसे परिवारों को जिन्हें घर बार छोड़ के वहां से भागना पड़ा, अपनों की जान चली गई। बीजेपी विधायक के आजम पर आरोपों का सच क्या? बीजेपी विधायक ने आजम खान को लेकर जो आरोप लगाए हैं उनका सच क्या है? और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ संजय चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हमारे साथ योगी उमेश पुरी जी हैं, जूना अखाड़े से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और उसके साथ ही जीएस अवाना जी जुड़ गए हैं, रिटायर्ड आईपीएस। और प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे आगे शो में, लेकिन चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले सवाल प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव आपसे यही कि अभी तक संभल में जो दंगा हुआ उसके बाद जब वहां पर खुदाई शुरू हुई तो इंसाफ की एक नई लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन अब जो चिट्ठी वायरल हो रही है उसने उस आग को और भड़का दिया है। अब पीड़ित परिवार सामने आके कह रहे हैं कि हमने जो अपनों को खोया, जिन्हें जिंदा जला दिया गया, ऐसे आरोपियों पर से आपकी सरकार ने उस दौर में केस वापस लिए, वो भी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते। आस्था जी, ये भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है और अगर दंगों की जांच हो इसमें कोई बुराई नहीं है। दंगों की जांच हो, सच सामने आए, और 2002 के भी दंगों की जांच हो, उसमें भी सच सामने आए। 2024 के संभल के दंगे की जांच हो, उसमें भी सच सामने आए। भारतीय जनता पार्टी के लोग समाज में एग्जेजरेट करके किसी भी चीज को, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का बयान सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि 1978 में 184 लोगों की मौत हो गई, जबकि 23 लोगों की मौत हुई थी। इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च स्टडी एंड पीस का रिपोर्ट है, एक रिसर्च पेपर है, उसमें लिखा गया है कि 23 लोगों की मौत हुई थी।
तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस दंगे में 23 लोगों की मौत होती है उसको बताते हैं 184 लोगों की मौत हुई है, जो कि आंकड़ा आजादी के बाद का उसको छुपा देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के मन में ही कपट है, देश की जनता के सामने सच नहीं बोलना चाहते हैं, उसको कवर करके किसी दूसरी तरह से रेप्राइज करके पेश करने का प्रयास करते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि सबसे पहले उन्हें एक्सपोज करें। उसका परिवार इंसाफ की मांग करेगा ना, और उसके पास अब हाल ही में वजह भी है जो चिट्ठी सर्कुलेट हो रही है। फिर मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कंधार के आतंकवादियों को छोड़कर आई थी। आप संभल से उसकी भी जांच हो जानी चाहिए, क्यों छोड़ के आई थी? आप संभल से कंधार क्यों पहुंच गए? यहाँ पर गंभीर आरोप ये है आपकी सरकार पर कि उसने संभल दंगों के आरोपियों पर से मुकदमे वापस लिए, ये आदेश दिया कि उन मुकदमों को खारिज कर दिया जाए। क्यों जांच क्यों नहीं? मुकदमे वापस तो योगी आदित्यनाथ ने भी लिए हैं, तो उसकी भी जांच हो जाए। मुकदमे वापस तो केशव प्रसाद मौर्य के भी हुए हैं, उसकी भी जांच हो जाए। संजय चौधरी जी बन जाए अपने मुकदमे वापस ले। संजय चौधरी जी, इस सबको विपक्षी दल बीजेपी का नैरेटिव करार दे रहा है। दरअसल आज के दिन उत्तर प्रदेश का विपक्ष बेनकाब हो गया है, इसका स्याह चेहरा सामने आ गया है। ये समाजवादी पार्टी की करतूत है कि लगभग 150 हिंदुओं के मारे जाने के अपराधियों को, दंगाइयों को, व्यवस्था के तोड़ने वाले लोगों को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी की रीति के अनुसार मुलायम सिंह यादव जी ने उन्हें बचाने के प्रयास किए हैं। और इसीलिए जब अन्याय होता है और न्याय नहीं मिलता है तो वो शासन व्यवस्था निश्चित रूप से कलंकित होती है। और आज समाजवादी पार्टी का जो विद्रूप चेहरा है वो जनता के सामने आया है। अभी तक तो ये आतंकियों के ही मुकदमे वापस लेते थे, अब ये दंगाइयों के मुकदमे लेने का सच सामने आ गया है। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को आज पूरे उत्तर प्रदेश की न्यायप्रिय जनता से माफी मांगनी चाहिए, उन हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए जो हिंदू इसमें मारे गए थे, जो जिंदा जला दिए गए थे। और मुझे लगता है कि आज के दिन समाजवादी पार्टी के शर्मसार होने का दिन है। समाजवादी पार्टी को खुले मन के साथ अपने इस आपराधिक कृत्य के लिए उत्तर प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, अब धर्मेंद्र यादव जी इसका जवाब, उसके बाद में योगी उमेश पुरी जी का रुख करूंगी। 20 सेकंड। आस्था जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी नाक तक शर्म में डूबी हुई है। 2002 के दंगों के अंदर गर्भवती महिलाओं का पेट फाड़ दिया गया था चाकू से। ये भारतीय जनता पार्टी का सच है। इस सच को देश को बताना चाहिए और देश को जानना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी फायदे के लिए, अभी आपने देखा बहराइच में दंगा करवाया, उसके बाद आपने देखा संभल में दंगा करवाया। तो दंगा और लोगों की जान लेना ये भारतीय जनता पार्टी का फितरत है, इससे इनकी राजनीति चलती है और राजनीति रोटियां सेकते हैं। कुल मिला के दंगे को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आपकी और बीजेपी के बीच में लगातार जारी है, लेकिन उस सबके बीच में आज जिस पर पूरी तरीके से सबका ध्यान रुका है आकर वो चिट्ठी है जिसमें यह दावा किया गया कि संभल दंगों के आरोपी से समाजवादी पार्टी की सरकार ने केसेस वापस लिए। योगी उमेश पुरी जी हमारे साथ है जूना अखाड़े से। योगी उमेश पुरी जी बताइए, जब से संभल का मामला प्रकाश में आया है, यहां पर दंगा हुआ है, यहां पर सर्वे की बात सामने आई है, बहुत सारी फैक्ट फाइंडिंग्स हैं, इंसाफ की मांग चल रही है वहां पर कि उस दंगे में बहुत सारे हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा या अपना घर छोड़ना पड़ा, लोगों को जला दिया गया। पॉलिटिक्स इसको लेकर हो रही है, लेकिन इस सबके बीच में सवाल यह भी उठता है कि क्या यह सब कुछ किसी पॉलिटिक्स से प्रेरित लगता है या फिर ये वहां के लोगों की आवाज है जो दशकों तक सुनी नहीं गई? देखिए, ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। जब जब संभल का विषय आएगा तो मन में ये प्रश्न तो आएगा कि भाई संभल का ये दंगा हुआ क्यों था और वहां पर बड़ी संख्या में हिंदुओं को निकलकर क्यों जाना पड़ा। ये तो सब प्रश्न करेंगे, स्वाभाविक सी बात है। और अतीत में की हुई घटना निश्चित तौर पर वो बाहर निकल कर आ रही है, बड़े पैमाने पर निकल कर आ रही है। लेकिन मेरा तो ये प्रश्न है कि जहां हम आजम खान की बात करते हैं, आजम खान वर्तमान का औरंगजेब का ही पर्यायवाची शब्द है। अगर औरंगजेब को आप समझना चाहते हो तो आजम खान को समझ लीजिए, आपको औरंगजेब समझ में आ जाएगा। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मेरे मन में इस प्रश्न का मैं दुखी होता हूं कि समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से इसको डिफेंड करने का काम करती है, वैसे तो पॉलिटिकल लोग इस विषय पर बोलेंगे, लेकिन मुझको लगता है कि ये वही समाजवादी पार्टी है जो समय समय पर हिंदुओं को मरवाने का काम करती रही, उनकी हत्या करवाने का काम करती रही। और मैं बड़ा गंभीर प्रश्न आपके साथ कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा श्री मुलायम सिंह यादव जी ने
अयोध्या में कार सेवकों की हत्या कराई, फिर संभल का दंगा, मुजफ्फरनगर का दंगा, और जहां तक इन्होंने एक बात बोली कि केवल 23 लोग वहां पर मरे होंगे, मैं इनसे एक प्रश्न पूछता हूं, 181 लोगों की वहां हत्या कर दी गई, उनको जला दिया गया, तो गुजरात के अंदर जो गोधरा दंगा हुआ था वहां पर तो फिर एक भी मुसलमान नहीं मरा, फिर तो एक भी मुसलमान नहीं मरा। अगर आप 181 की संख्या को 23 में सीमित करते हो तो फिर अयोध्या के वहां गुजरात के अंदर तो फिर एक भी मुसलमान नहीं मरा। ये कब तक चलेगा? मुझको लगता है समाजवादी पार्टी को चिंतन मनन करना चाहिए, और जब जब इस आजम खान का नाम आता है, जब जब इस आजम खान का नाम आता है तो हमको बड़ा क्रोध आता है, क्योंकि ये औरंगजेब है, औरंगजेब है एक नंबर का, हिंदुओं का जवाब सुन लेते हैं धर्मेंद्र जी, जवाब। ये हिंदुओं का हत्यारा है, और ये आजम खान हिंदुओं का सबसे बड़ा हत्यारा है, और उसको संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी करती है, और उसके प्रवक्ता यहाँ बैठकर उसको डिफेंड करते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है, ये देश का। एक सेकंड योगी उमेश पुरी जी, योगी उमेश पुरी जी इस पर जवाब दे रहे हैं, सपा प्रवक्ता हमारे बीच में इस पर जवाब दे रहे हैं, उनका जवाब सुन लेते हैं, आपको फिर वक्त मिलेगा बोलने का। योगी उमेश पुरी जी, ठीक है, धर्मेंद्र जी आपका जवाब। योगी जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर किसी दंगे को धर्म से बांटकर देखेंगे तो ये इंसानियत को बांटना होता है। मैं इनको ज्ञान तो नहीं दे सकता, लेकिन इनसे एक निवेदन जरूर कर सकता हूं, विनम्र निवेदन कर सकता हूं कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर आप मानवता को बांट दोगे तो फिर ठीक बात नहीं है, वो मानवता के साथ न्याय नहीं है। वो 181 लोग कौन थे भैया? सुनिए पहले, अब मैं आपको करेक्ट कर दूं, मुजफ्फरनगर दंगे में अगर आपको जानकारी है 181 लोगों में एक भी मुसलमान मरा क्या? अरे सुनिए तो सही पहले, वो धर्म नहीं था क्या? खतौली के मुसलमानों की बात आती है तो आपको धर्म याद आ जाता है। एक ऐसे अरे हिंदू आपकी दृष्टि में क्या कीड़ा मकोड़ा है क्या? एक रजिस्टर का पेज लीजिए, उसमें आग लगा दीजिए, केवल हिंदू इतना है क्या आप लोगों के लिए? 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाती है तो मुसलमानों की बात है, धर्म याद आ जाता है, खत्म हो जाती है। हिंदू मरता रहे, आपको कोई मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूँ, आपको प्रवक्ता हो, कृपा कर हिंदुओं के प्रति भी थोड़ी भावना रखिए, आप तो स्वयं हिंदू हैं। ठीक है, दंगे करवाती है, और जब सत्ता में रहेगी तो प्रशासन का दुरुपयोग करके दंगे संभल का दंगा, मुजफ्फरनगर का दंगा, तो इसलिए ये मुजफ्फरनगर के अंदर दंगा जो हुआ, संभल में तो दंगा हुआ, ये किसने करवाया? योगी उमेश पुरी जी और धर्मेंद्र यादव जी, मैं आपको एक सेकंड के लिए रोक रही हूँ, हमारे बीच में 2 और मेहमान हैं, उनकी भी बात हमें सुननी होगी, उनको भी हम डिबेट में जोड़ रहे हैं, वो भी अपनी बात रख लें, आप दोनों को फिर दोबारा मौका मिलेगा। ठीक है, हमारे बीच में जीएस अवाना जी है, रिटायर्ड आईपीएस, उन्हीं का रुख करते हैं। अवाना जी, किसी क्षेत्र में जब दंगा होता है, संवेदनशीलता बहुत लंबे समय तक चलती है, सरकारों का जाना आना बहुत हद तक निर्भर करता है कि कौन सी सरकार है, किस तरह शांति बहाल होता है, और एक वर्ग ऐसा होता है जो इंसाफ की मांग हमेशा करता है। लेकिन संभल के मामले को देखें तो पार्टी पॉलिटिक्स जो चल रही है वो चल रही है, लेकिन इस बीच एक चिट्ठी वायरल हो रही है जिसमें कहा गया कि भाई मुकदमे सरकार ने वापस ले लिए। आप एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं, हमें समझाइए क्या कि कौन सा प्रोविजन होता है, सरकार के पास कौन सा ऐसा प्रिविलेज होता है, या वो क्या प्रक्रिया होती है कि क्या इतना आसान होता है किसी के ऊपर से मुकदमे वापस ले लेना? देखिए, अगर आप कानून की बात कहें तो सेक्शन 321 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, जो अब नए कानून में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 360 बीएनएसएस बन गया है। इसमें सरकार जो है अपने प्रोसिक्यूटर के जरिए कोर्ट को रिक्वेस्ट करती है, और कोर्ट इसको वेरीफाई करता है कि सरकार की जो रिक्वेस्ट है वो वास्तव में सरकार ने दी है या नहीं दी है, और उसके बाद विक्टिम को कॉल किया जाता है, और विक्टिम को कॉल करने के बाद में वो केस विड्रॉ हो जाता है। तो यहाँ पे मैं एक बात स्पष्ट करूं कि जो भी क्रिमिनल केस होते हैं, कॉग्निजेबल केस होते हैं, उसमें जैसे सिविल में 2 पक्ष होते हैं, राम वर्सेस श्याम, यहाँ पे स्टेट वर्सेस जो एक्यूज है वो होता है। तो स्टेट एक पार्टी है, इसको स्टेट के अगेंस्ट क्राइम माना जाता है, ये जो क्रिमिनल केसेस हैं। ठीक है, तो इसमें इसके बाद में उस केस को विड्रॉ कर लेते हैं, तो उसमें सरकार का जिक्र है। परंतु 1991 में यूपी एक्ट नंबर 18 में इन्होंने ये कहा, राज्य सरकार ने, कि कोई भी केस अगर विड्रॉ किया जाएगा तो वो राज्य सरकार की भी सहमति लेनी पड़ेगी।
ये अमेंडमेंट किया यूपी ने, जबकि जो ओरिजिनल जो सेक्शन है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ऐसा फैसला लेने के लिए बाकायदा अमेंडमेंट भी लाया गया, हाउस के अंदर अमेंडमेंट भी लाया गया ऐसा फैसला लेने से पहले, आप ये समझाना चाह रहे हैं? जी। और एक बात जवाब देना होगा कहता हूं वो ये कि जब विक्टिम के लिए बात होती है तो वहां पे वो कहते हैं कि साहब कोई इस पे ऐतराज करे तो एक आवाज लगाते हैं कोर्ट में, और उस आवाज पे अमूमन कोई नहीं आता है। ये मैं प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं। अच्छा, कि मतलब कोर्ट रूम में जब पूरे मामले की सुनवाई होती है तो क्या क्या होता है, आवाज लगाता है वहां पे, हाँ। बड़ी अस्पष्ट सी होती है, कोई आता नहीं है, और बस ठीक है जी ये हो गया, इसको ठीक है विड्रॉ की हम कंसेंट देते हैं। मतलब इतनी आसानी से, इतनी सरलता से ये हो जाता है, इस तरह से ये होता है। मतलब आप ये समझाना चाह रहे हैं कि सिस्टम को मैनेज किया जाता है जिससे कोर्ट की प्रोसीडिंग फटाफट खत्म हो जाती है, क्योंकि आवाज लगाने पर कोई आता नहीं है। बड़ी कष्ट के साथ में, बहुत कष्ट के साथ में हम लोग किसी को अरेस्ट करते हैं, और जब इस तरह से कोई विड्रॉ कर दे उनका जो है तो बहुत कष्ट होता है। बिल्कुल, पुलिस का मोरल डाउन होता है, कष्ट होता है। धर्मेंद्र यादव जी, ये दो महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई। एक तो ये कि इतने बड़े फैसला लेने के लिए बाकायदा अमेंडमेंट लाया गया हाउस के अंदर, और दूसरा ये कि किस तरह कोर्ट में सुनवाई हुई, किस तरह कोई आवाज लगाने पर नहीं आया, उसके बाद ऑर्डर हो जाते हैं। इससे पुलिसिंग पर फर्क पड़ता है, उनका मोरल डाउन होता है। अगली बार किसी अपराधी को हथकड़ी लगा पाएगा पुलिस वाला, खासतौर पर किसी संगीन और गंभीर अपराधी को, जबकि उसको लगेगा कि मेरे ऊपर पॉलिटिकल संरक्षण है और मेरी चीजें तो मैनेज हो जाएंगी। और इनका बिल्कुल पॉलिटिकल होता है, देखते, और जब अपराधी को सजा नहीं होगी तो वो फिर दोबारा करेगा। धर्मेंद्र जी। आस्था जी, लोकतंत्र में सदन को अधिकार है कानून बनाने का। सदन कोई भी कानून बना सकता है, उस कानून पर पक्ष विपक्ष दोनों राजी होते हैं तब जाकर कानून बनता है, और कानून बनने के बाद वो किसी पार्टी का कानून नहीं रह जाता है, वो प्रदेश में अगर बन रहा है पूरे प्रदेश का कानून होता है, और सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ उस प्रदेश की जनता की सहमति भी उसमें मानी जाती है, तब जाके कानून का रूप लेती है। अच्छा, तो आप इसको उस तरह जस्टिफाई करें। संजय चौधरी जी, उसके बाद फजील अहमद जी। हाँ, संजय चौधरी जी 10 सेकंड, फिर फजील अहमद जी। देखिए, ये गलत बात रख रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति की जरूरत नहीं है। जो सत्तारूढ़ दल है, दुर्भाग्य की बात है कि उस समय का सत्ता पर बैठा हुआ व्यक्ति अपराधियों के संरक्षण के लिए कानून बना रहा है, वो दंगाइयों के संरक्षण के लिए कानून बना रहा है, वो व्यवस्था को तोड़ने वालों के लिए कानून बना रहा है। और ये जो विद्रूप कहना है समाजवादी पार्टी का अपराधियों के पक्ष में, दंगाइयों के पक्ष में और व्यवस्था तोड़ने वालों के पक्ष में कानून बनाना, चलिए आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगी, फाजिल अहमद जी को मैं चर्चा में लाना चाहूंगी। ठीक है धर्मेंद्र जी, आपने प्रक्रिया का हवाला दिया कि 2/3 मेजॉरिटी के बगैर संभव नहीं, तो संजय चौधरी जी कह रहे हैं कि जिसकी सत्ता होती है, जिसके पास सीटें ज्यादा होती हैं और वो उसके पास कई तरीके होते हैं कि वो कानून पास करवा लेता है। आपको भी इसमें समर्थन नहीं करना चाहिए। मैं समर्थन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आप दोनों की दलीलों को रिपीट कर रही हूँ। संजय जी, यही कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, आखिर राज्य बना किसलिए है? राज्य बना है, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है हाउस की, और कोई देखिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स है, ये साधारण बहुमत से पारित होते हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि मुलायम सिंह यादव ने जो व्यवस्था को तोड़ने वाले लोग हैं, दंगाई हैं, उनके निर्णय किया है। एक सेकंड, आप दोनों एक दूसरे को इस तरह काउंटर करते रहेंगे, आप दोनों की दलीलें स्पष्ट नहीं जाएंगी। मैं निवेदन कर रही हूं, आप एक सेकंड के लिए शांत रहिए। फजील अहमद जी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, उसके बाद फिर आपको समय मिल जाएगा। फजील अहमद जी बताइए, आप संभल दंगे में जो इंसाफ की मांग तेज हो रही थी उसको और ज्यादा हवा मिल गई है एक चिट्ठी से, और उस चिट्ठी के माध्यम से बताया गया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस दौरान आरोपियों पर से केसेस वापस लिए थे। देखिए आस्था जी, मैं 2-3 बातों का जवाब जरूर देना चाहता हूं। एक तो ये है कि 1978 में तो मुलायम सिंह यादव एमएलए भी नहीं थे, और समाजवादी पार्टी का दूर दूर तक जन्म भी नहीं हुआ था, और आजम खान साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र थे। 1978 में तो कहीं कोई चर्चा ही नहीं इस पार्टी की थी। 89 के बाद से जनता दल के और भाजपा के अलायंस से सरकार बनी,
और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, उसके बाद इन लोगों का नाम चर्चा में आया और उसके बाद मुख्यमंत्री बने। तो 78 का सारा ठीकरा तो हमें नहीं लगता है कि मुलायम सिंह यादव या समाजवादी पार्टी से बात करना चाहिए। दूसरी बात, स्वामी जी जो बार बार अखिलेश यादव को औरंगजेब की औलाद कह रहे हैं, ये इतना चिढ़ते क्यों हैं? इसलिए चिढ़ते हैं कि वो शूद्र हैं, अखिलेश यादव पिछड़ी जाति के हैं और ये लोग को बर्दाश्त नहीं होता है कि जिससे हम जिंदगी भर हजारों साल गोबर फेंकवाए वो आज मुख्यमंत्री बन गया। अब कहाँ इस बहस को जातियों की तरफ ले जा रहे हैं फजील अहमद जी? कि जिससे हमने कहाँ आप इसको जातियों की तरफ ले जा रहे हैं? यहाँ एक चिट्ठी की बात हो रही है, संभल दंगे की बात हो रही है, मुकदमे 1993 में किसने वापस लिए, कैसे लिए, क्या आरोप प्रत्यारोप है, उस पर बहस चल रही है। आप कहाँ इसमें जातिवादी एंगल डाल रहे हैं? अब आईपीएस अधिकारी साहब ने एक बात कही कि पुलिस का मनोबल, अरे हमने तो एक डिब्बा मिठाई पर चार्जशीट से नाम निकालते हुए देखा है पुलिस की। क्या पुलिस को इतना आप लोग साफ सुथरा कैसे बांध लेते हैं? आप जिंदगी भर नौकरी किए, आपको नहीं पता कि पुलिस में क्या होता है? हमारा 20 साल का राजनीतिक अनुभव है, हमने पुलिस के बहुत हजारों अफसर तो जेल में सड़ रहे, फर्जी जान मार देते हैं ये लोग, ये फर्जी इनकाउंटर कर देते हैं, कपड़े वालों से पैसा वसूलते हैं, ठेले वालों से पैसा वसूलते हैं, रिक्शा वालों से पैसा वसूलते हैं। और राजनीति ये पॉलिटिशियन क्या करते हैं इनको नहीं पता। इसी पुलिस के देखिए, आप एक दूसरे के महकमों पर इस तरह सवाल खड़े मत करिए, बिना फैक्ट्स, बिना सबूत, इस तरह दो महकमों का टकराव सही नहीं है। फजील अहमद जी, आप मुझे मौका फजील अहमद दीजिए करने जी, का। आप अपने आगे विश्लेषक लिखवाते हैं, आप अपने आगे मुस्लिम स्कॉलर लिखवाते हैं, आप तो किसी महकमे से भी नहीं है। आप क्यों पुलिस पर बिना किसी फैक्ट के सवाल उठा रहे? जो करप्शन में पकड़ा जाता है, देश में एक लॉ एंड ऑर्डर है, उस पर कार्रवाई होती है। वो पॉलिटिक्स के लिए बोलेंगे, आप पुलिस के लिए बोलेंगे, ये बहस का विषय नहीं है ना। करप्शन जहां है और वो साबित होगा तो उसके लिए अपना एक लॉ है। ठीक है, योगी उमेश गिरी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। बोलिए योगी उमेश जी। देखिए, मैं एक बात को स्पष्ट कर देता हूँ कि यहाँ पर भ्रांति नहीं पलनी चाहिए बिल्कुल भी। मैंने अखिलेश के बारे में बिल्कुल नहीं बोला, मैंने बोला कि आजम खान औरंगजेब का पर्यायवाची है वर्तमान का। पहली बात तो क्लियर कर दूं। और यहाँ पर ये भी मुस्लिम स्कॉलर ने बड़ी खतरनाक बात बोली, उन्होंने बोली कि अखिलेश पिछड़े हैं, शूद्र की बात उन्होंने बोली, गोबर उठवाने की बात बोली। मैं मुस्लिम स्कॉलर को एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं योगी उमेशपुरी श्री पंचरत्नम जूना अखाड़ा दिल्ली में वाल्मीकि पीठ का पीठाधीश्वर हूँ। दिल्ली में वाल्मीकि, सुन लीजिए फाजिल जी, जो सूत्रों की बात कर रहे हैं शर्म आनी चाहिए। और कभी भी फाजिल साहब ने तथ्यों पर बात नहीं करी। ये हिंदू समाज को तोड़ने की बात करते हैं, अनर्गल बात करते हैं, बेकार की बात करते हैं, और इतने बड़े चैनल पर पुलिस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया तुमने। आपने पुलिस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। शर्म आनी चाहिए, नेशनल चैनल माफी मांगनी चाहिए, आपको पुलिस प्रशासन से माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, बेशर्मी से आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। ठीक है, धर्मेंद्र यादव जी अपनी बात रख रहे हैं। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए, आपसी वाद विवाद को यही छोड़िए। हाँ। और बिल्कुल भी फजील अहमद जी, मैं फिर आपको कहूं, इसे बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता कि आप किसी भी तरह कॉमनाइज करके किसी महकमे पे इस तरह सवाल उठाएं। धर्मेंद्र यादव जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। धर्मेंद्र जी, और ये चिट्ठी किसी और की नहीं, ये न्याय विभाग की चिट्ठी है, जिसमें जिक्र है कि 1993 में किस तरीके से सपा सरकार ने 8 लोगों के ऊपर से वापस लिए मुकदमे। धर्मेंद्र जी, फजील अहमद जी, एक सेकेंड, पहले तो आप बहस को जातियों की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे, फिर आप औरंगजेब की तरफ ले आए। आप शांत हो जाइए, बोलिए धर्मेंद्र जी। उनका ऑडियो फिलहाल चला गया है, उनका हम रुक करेंगे, लेकिन जी आवाज आ रही धर्मेंद्र जी? ठीक है, जीएस अवाना साहब का रुक करते हैं, वो अपनी बात रखना चाह रहे थे। बोलिए अवाना जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ड्रीडेड क्रिमिनल्स हैं, इतने सख्त क्रिमिनल्स हैं, जब उनको छुड़वाने के लिए ये प्रस्ताव देते हैं तो कौन सा राष्ट्र हित की बात करते हैं? क्या करते हैं ये सब? इन्हें पता है कि कितने पुलिस वाले, इतने एक, आप देखिए, शांत होकर बात सुनिए, ये कोई अखाड़ा नहीं है, आप बात सुनिए, आपको कुछ नहीं पता, पूरा वक्त दिया गया, आप बात सुनिए, केवल पूरी दलील रखी, जो भी आप कहना चाहते थे। आप इसे मेरे पास सब कुछ ही वक्त बचा है, आपको कुछ नहीं आता है। हाँ, बहस को सार्थकता से खत्म करते हैं, सार्थकता से। शांत रहिए फजील जी, जीएस अवाना जी बोलिए, और उसके बाद कंक्लूडिंग रिमार्क रहेगा संजय जी। मर जाते हैं, अपनी जान देते हैं, आपको पता है? आप अपना आराम से बैठ के उन्हें छुड़वा के ले जाते हैं।
नहीं, आप अभी हत्या आरोपी आप उनको छुड़वा के ले जाते हैं, आपको पता है, उसके बाद वो फिर क्राइम करते हैं, खाते हैं, आप करते हैं। ठीक है संजय चौधरी जी, लास्ट रिमार्क। आप दोनों शांत हो जाइए। हाँ, बहस का लास्ट रिमार्क संजय चौधरी जी बोलिए। पूजा जी, मुझे लगता है कि ऐसे राजनीतिक विश्लेषक को ना बताइए जिसका नाम तो फालिज हो लेकिन बोलता फालतू हो। इनको कहिए ये पता करें 1978 मुलायम सिंह यादव इस सरकार में राज्य मंत्री थे, इस सरकार में स्टेट मिनिस्टर थे मुलायम सिंह यादव। जरा चेक कर लीजिए, ये गलत फैक्ट मत बोलिए। मुलायम सिंह यादव इस सरकार में जब दंगा हुआ तो स्टेट मिनिस्टर थे, और मुझे लगता है कि एक नेशनल चैनल पर बैठकर गलत तथ्यों को रखकर और मुलायम सिंह यादव जैसे व्यक्ति के लिए कवर फायर देने वालों को आज के बाद कभी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मत बुलाइए। गलत तथ्यों को रखने वाला, गुमराह करने वाला। चलिए, आप सभी ने अपने अपने फैक्ट सामने रखे और बहस को यही विराम देना होगा क्योंकि समय खत्म हो रहा है। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने संभल दंगों से जुड़े 8 केस वापस लेने का आदेश दिया था, चिट्ठी के माध्यम से दावा किया, और जैसे ही चिट्ठी वायरल हुई तो दंगा पीड़ितों ने फिर से जांच और न्याय दिलाने की गुहार लगानी शुरू कर दी। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर हमलावर रुख अख्तियार किया है। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने तो आजम खान पर गंभीर आरोप लगा दिया। सवाल यह है कि संभल का दंगा 47 साल बाद जाकर क्यों पंगा। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, अब बने रहिए हमारे साथ।